हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज वो दिन आ गया है जहाँ पर हम ये पूरी पॉलिटी का PT 365 कंप्लीट करने वाले हैं। एंड आई विल हसल दिस टाइम, आई प्रॉमिस यू। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल से, जो कि हमारा 5.1 का है, सॉरी 6.1। हमने 5 यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में। आप प्लीज़ देखना एंड डू टेल मी कि आपको ये कैसा लगा एंड कैसा नहीं लगा। तो हम आज स्टार्ट करेंगे हमारे पहले आर्टिकल से, जो बात करता है नारी वंदन के बारे में, नारी वंदना स्कीम। अभी आपने पढ़ा होगा कि जो पार्लियामेंट है उन्होंने एक लॉ पास किया जिसके अकॉर्डिंग 33% सीट रिज़र्व की जाएंगी वुमेन के लिए। एंड ऐसा लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में और कुछ यूनियन टेरिटरीज़ में किया गया है। अगर मैं बात करूं लोकसभा में, तो वो आर्टिकल 330 के अकॉर्डिंग, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 332 के अकॉर्डिंग एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंदर 239 के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 में आया है। जम्मू एंड कश्मीर में भी हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे एंड गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग हम पुडुचेरी में भी इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। 33% सीट्स रिजर्व होंगी वुमेन के लिए। एंड अभी ये अप्लाई नहीं होगा। अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है वही चलेगा जब तक कि वो डिज़ोल्व नहीं हो जाता। डिज़ोल्यूशन के बाद आपका डीलिमिटेशन होगा आर्टिकल 334 के अकॉर्डिंग। एंड देखो, डीलिमिटेशन आर्टिकल 334 में नहीं लिखा हुआ है, तो उसको कंफ्यूज मत होना कि वो 334 में लिखा हुआ है। बस ये बताता है कि 334 बोलता है कि जो भी रिजर्वेशन होता है ना, वो आप कब देते हो, वो आप हमेशा डीलिमिटेशन के बाद देते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। और ऐसा सिर्फ 15 ईयर्स तक होगा, बट आपको हर 15 ईयर्स के बाद उसको एक्सटेंड करना होगा, जो कि आपका कौन करेगा, पार्लियामेंट करेंगे। एंड आपका जो आर्टिकल 82 है वो डीलिमिटेशन की बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2023 की बात करता है। तो कोऑपरेटिव्स के बारे में आपको पता है, जो कि आपका वॉलेंट्री होते हैं, पार्ट 9 बी में मेंशन किए हुए हैं। एंड जो 97 अमेंडमेंट 2011 से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट हुए थे। आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT तक इनके बारे में बात करता है। कोऑपरेटिव्स में मैक्सिमम 21 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से एक सीट रिजर्व होती है SC एंड ST के लिए एंड 2 सीट रिजर्व होती हैं वुमेन के लिए। एंड कोऑपरेटिव्स एक स्टेट सब्जेक्ट है, पर यहाँ पर आता है आपका एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन, जो बोलता है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स जो एक्ट है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, जिसमें एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन एंड 2 वुमेन मेंबर्स होते हैं। इनका पूरा जो भी केसेस होते हैं वो सेंट्रल ऑम्ब्यूस्टमन डील करता है, जो भी करप्शन के केसेस होते हैं। एंड इसकी जो अपील होती है वो आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनके शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकते बिना शेयर होल्डर की परमिशन के। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। एंड इसके अंदर कुछ ऑफिशियल मेंबर्स, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एंड चेयरमैन होते हैं। इनकी बेसिकली 9 ऑफिसेस हैं, जो कि वेरियस स्टेट्स में लोकेटेड हैं। अगर हम बात करें जो भी सर्टिफिकेशन किया जाता है फिल्म्स की, तो 3 टाइप के सर्टिफिकेशन होते हैं। 7+ जो बच्चे देख सकते हैं, 16+ एंड 13+। बट ये सिर्फ रिकमेंडरी होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज़ होती हैं जो 18+ के लिए होती है, बट वो हर बच्चा देख लेता है, तो इट मीन्स वो सिर्फ रिकमेंडरी है, आपको उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं दी जा रही है। ठीक है। बट कुछ टाइप्स मूवी होती हैं, जैसे A और S मूवी है, एडल्ट मूवी है कोई, और एक स्पेसिफिक टाइप की मूवी है। तो इनको अगर आपको ब्रॉडकास्ट करना है टीवी पर या मीडिया पर, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। एंड ये सिर्फ 10 ईयर्स तक वैलिड होता है, उसके बाद आपको उसको रीसर्टिफाई कराना होता है। एक केस आया था के शंकरापा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वहाँ पे आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं उनको बहुत सारी रिविजनल पावर्स दी गई थी। ठीक है। और अगर कोई भी पर्सन पायरेसी करने की कोशिश करता है, मतलब कोई किसी की मूवी चुरा ली, कोई कहीं डाल दिया यूट्यूब पे, आपने देखा होगा पायरेसी कॉपीराइट्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको 3 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। एंड 5% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट का 5% आपको देना पड़ सकता है। ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं।
अब आते हैं OTT रेगुलेशंस इन इंडिया के बारे में। बेसिकली OTT के लिए कोई न्यू लॉज या कोई अलग से लॉज तो नहीं है, बट हमारे कुछ पहले से ही एग्जिस्टिंग लॉज हैं जो OTT पर अप्लाई होते हैं, जैसे कि आपका IPC 1860 एंड आपका IT एक्ट 2000, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट 1986। अगर मैं सेक्शन 87 क्लॉज 2 ऑफ IT एक्ट 2000 की बात करूं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है, जिसमें आपने पढ़ा था कि 7+, 13+, 16+ कैटेगरीज़ होती हैं, यूनिवर्सल कैटेगरी होती है और एडल्ट्स कैटेगरी होती है। अगर 13+ से ऊपर बच्चा है तो उसको पेरेंट्स की परमिशन लेनी होती है, अगर वो 18 से नीचे है तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, जो बात करता है डिजिटल सर्विसेज एक्ट के बारे में। बेसिकली इस एक्ट को EU लेकर आया है, यूरोपियन यूनियन लेकर आया है 19 प्लेटफॉर्म्स के लिए। आपने देखा होगा कि जो गूगल है, मेटा है, वो आपकी एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज़ करके आपको वही एडवर्टीज़मेंट बार बार देते रहते हैं। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए हमने ये एक्ट लेकर आए हैं कि अगर आपको कोई भी एडवर्टीज़मेंट करना है तो यूज़र की परमिशन को लेना होगा। एंड इंडिया के जो IT रूल्स हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, बट इंडिया के IT रूल्स सोशल मीडिया, डिजिटल एंड OTT तक ही सीमित रह चुके हैं, वो गेमिंग्स पर अप्लाई नहीं होते। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में। भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसका पहले नाम था IPC 1860, जिसको मैकाले लेकर आए थे, वॉज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर। तो अगर हम बात करें कि न्यू लॉज में क्या चेंजेस आए हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो कम्युनिटी सर्विस है वो हम पनिशमेंट रखेंगे छोटे छोटे पेटी क्राइम्स के लिए। दूसरा बोला गया है कि जो गैंग रेप है वहाँ पर जो विक्टिम है उसकी एज 16 से 18 ईयर्स तक कर दी जाएगी। फिर बात की गई है कि अगर कोई पर्सन है जो डिसाइटफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसके लिए भी पनिशमेंट है। सेडिशन को बेसिकली यहाँ पर हटा दिया गया है और सेडिशन की जगह हमने आर्म्ड रिबेलियन, सक्सेशन को इंसाइट करना या सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए जगह बना दी है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी मेंशन किया गया है, और अगर मर्डर या ग्रीवियस हर्ट किसी ग्रुप के द्वारा होता है तो वहाँ पर उनको सज़ा 7 साल की दी जाएगी। ये आपका भारतीय न्याय संहिता था। अब हम चलते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा पर। भारतीय नागरिक सुरक्षा, जिसको आप पहले बोलते थे CRPC, एंड जो बना था आपका 1861 में, बट इसको टाइम लगा एंड इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, फिर ये बना CRPC 1973। अब क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं इसके अंदर वो आप देखते हैं कि अगर कोई पर्सन है, उसने पहली बार क्राइम किया है, वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसने अपनी 1/3 पनिशमेंट कंप्लीट कर ली है, तो हम उसको बॉन्ड पर छोड़ देंगे। और इफ़ कोई पर्सन है, उसने अपनी हाफ इम्प्रिजनमेंट को पूरा कर लिया है, तो हम उसको बेल पर छोड़ देंगे। पुलिस की ड्यूटी होती है कि अगर कोई भी क्राइम हुआ है जहाँ पे 7 साल से ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती है, वहाँ पर आपको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए और मेडिकल एग्जामिनेशन तो कराना ही चाहिए इफ़ कोई रेप का केसेस है। तो ये चेंजेस हमारे CRPC में लाए गए हैं जिससे हम न्याय को अच्छे से पहुँचा सकें। एंड बेसिकली 3 लॉज नए आए हैं एंड वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हो या फिर UPSC एस्पिरेंट हो। अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ, जो बात करता है भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। भारतीय साक्ष्य संहिता, जो कि आप इंडियन एविडेंस एक्ट को बोलते हो, 1872, एंड अब ये बन गया है भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, जहाँ पर बोला गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली भी एविडेंसेस को ले सकते हो, ओरल एविडेंसेस को भी आप एडमिट कर सकते हो एंड जॉइंट ट्रायल कंडक्ट करा सकते हो एक से ज़्यादा पर्सन का, अगर उन्होंने सेम ऑफेंस किया है तो। अगर एक पर्सन भाग गया है या फिर एक पर्सन अपीयर नहीं हो रहा है तो भी आप करा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपका नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 2023। बेसिकली बर्थ और डेथ जो हैं वो सब्जेक्ट हैं कॉन्करेंट लिस्ट के। 1969 में ये बने थे एंड देन इसमें अमेंडमेंट हुआ था। अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पर तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास पावर होती है, और अगर हम बात करें स्टेट लेवल पर तो चीफ रजिस्ट्रार के पास ये पावर होती है। ठीक है। अब जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो हर एक बच्चे का इम्पॉर्टेंट है। बर्थ सर्टिफिकेट्स में बर्थ सर्टिफिकेट
बनवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस हेड की होगी और मेडिकल ऑफिसर की होगी। बिना उस बच्चे के नाम के भी आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो एंड उसमें आपके पेरेंट्स का एडमिट कार्ड लगेगा। यहाँ पे आप डिजिटली रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और रिमूवल भी करा सकते हो एंड इफ़ कोई दिक्कत आती है तो आपको 30 डेज़ में अपील भी करने का राइट है। तो ये जो आपने आज पढ़ी रजिस्ट्रेशन वाला कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। सेंटर और स्टेट दोनों के पास यहाँ पे पावर्स इक्वली हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू काउंट द पॉपुलेशन। एंड अगर पॉपुलेशन काउंट होगी तभी हम चेक कर सकते हैं फॉइटिसाइड कितना रेट है, फॉइटिसाइड्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या फिर कितनी बेनिफिशरीज़ हैं, किस किस को बेनिफिशियल पहुंचाना है, ये भी आप चेक कर सकते हो। एंड इसके लिए पॉपुलेशन को काउंट करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स होना इंपॉर्टेंट है एज अ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो बात करता है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स। ओके, तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशंस के लिए बहुत सारे एक्ट थे। आपने अगर स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो आपको पता होगा सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट जिसको वेलेस्ली ने पास किया था, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट जिसको एडम्स ने पास किया था, प्रेस एक्ट ऑफ 1835 जिसको मेटकैल्फे ने पास किया था एंड प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट जिसको लॉरेंस ने पास किया था। अब पीरियोडिकल्स में क्या क्या चीज़ें नहीं आती, इसमें आपकी बुक्स, अकेडमिक चीज़ें या साइंटिफिक वर्क नहीं आता। जो फॉरेन पीरियोडिकल्स होते हैं उनको इंडिया में पब्लिश होने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की नीड होती है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को और लोकल अथॉरिटीज़ को भी, बट वो कैंसिल कर देंगे अगर आपने कुछ टेररिस्ट या अनलॉफुल लिखा है उसके अंदर तो। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ रिलेट करो अपने डेवलपमेंट ऑफ प्रेस चैप्टर से, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में है स्पेक्ट्रम वाली बुक में, एंड फिर आपको ये इजी याद हो जाएगा। जैसे लिबरेटर ऑफ प्रेस बोलते थे मेटकाल्फे को, क्योंकि उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे। पर ये वेलेस्ले, एडम्स एंड लॉरेंस का कंसेप्ट आप पढ़ोगे, महारता केसरी जिसको एनेक्स किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बंगाली, तो आपको सारा रिकैप हो जाएगा एंड मज़ा भी आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं गाइस। तो आपका है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। इसने 3 एक्ट्स को रिप्लेस किया, इंडियन टेलीग्राफ, इंडियन वायरलेस और ट्राई एक्ट। अब यहाँ पे ये बोलता है कि अगर आपको टेलीकम्युनिकेशन यूज़ करना है तो आपको ऑक्शन करना पड़ेगा स्पेसिफिकली कुछ पर्पसेस के लिए, दैट इज़ वेदर, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, डिसास्टर एंड सैटेलाइट। जो ट्राई होता है, ट्राई की फुल फॉर्म क्या होती है बताना मुझे तुम लोग, वैसे नहीं बताते हो तुम लोग तो मैं खुद ही बता देती हूँ। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके चेयरपर्सन 30 ईयर्स से स्टार्ट होने चाहिए एंड मेंबर्स 25 ईयर्स से। ये OTT को रेगुलेट नहीं करता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। OTT को रेगुलेट ये नहीं करता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन चाहिए, ये मैंने बोल दिया था, सॉरी। ऑफिसर जो होते हैं वो सिविल केसेस को डील कर सकते हैं एंड इनकी अपील 30 डेज़ में जाती है। देखो, मैसेजेस को भी कभी भी इंटरसेप्ट नहीं किया जाता। अगर आपने व्हाट्सएप देखा हो तो उस पर लिखा होगा कि नो मैसेजेस विल बी रेड एक्सेप्ट यू एंड द सेंडर, है ना, और द रिसीवर। बट कर सकते हो आप इंटरसेप्ट अगर सॉवर्निटी की बात है, पब्लिक ऑर्डर की बात है, प्रिवेंशन ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस की बात है। कोई बंदा है भाई, वो देश में यहाँ बैठ के पाकिस्तान से बात कर रहा है, तो मुझे सिंपल सी बात है उसके मैसेज देखने पड़ेंगे ना, अदरवाइज वो तो कांड कर देगा। तो बस यही लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अरे ये तो नेक्स्ट यूनिट आ गई, वाओ। स्टार्ट करते हैं लोकपाल के बारे में, एंड ये मेरा पॉलिटी का फेवरेट चैप्टर था। तो लोकपाल जो थे, इनको सबसे पहले एलन सिंघवी ने 1966 में इस वर्ड को बोला था लोकपाल, एंड वो लेकर आए थे लोकपाल का कंसेप्ट, जिससे आप करप्शन डील कर सको। वो करप्शन जो पब्लिक सर्वेंट करते हैं IAS ऑफिसर्स बन के, बट आप मत करना, ठीक है। फिर वो भेजते हैं डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को, जो उन केसेस से डील करता है, और वो केसेस फिर रेफ़र किए जाते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का टाइम पीरियड कितने साल का था? 4 ईयर्स का, है ना, ठीक है। एंड फिर लोकपाल उसको पूरा स्टडी करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर चेयरपर्सन होते हैं, 8 मेंबर्स होते हैं। 8 मेंबर्स में से 50% तो जुडिशल मेंबर्स होते हैं और 50% वुमेन, माइनॉरिटीज़ और SC और ST में से होते हैं। इनको बनाया जाता है सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे।
सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, स्पीकर, जूरिस्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं, देख रहे हो। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल और ट्रेनिंग जो होता है वो लोगों का नाम लिखता है कि भाई हम इन लोगों को चाहते हैं कि आप इन लोगों को लोकपाल बनाओ, ठीक है। और इंक्वायरी का टाइम पीरियड आपको 60 डेज़ का गिवन है। आप 60 डेज़ में इंक्वायरी ख़त्म करोगे। इन्वेस्टिगेशन को 6 महीने में ख़त्म किया जाएगा बाय CBI। बट आपका जो लोकपाल है वो उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है। CBI से मुझे पता है क्या याद आ गया, मुझे CBI से याद आया कि वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर आता है, एंड उसका टाइम पीरियड आपका 2 ईयर्स का होता है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। अगर मैं इसकी रिमूवल की बात करूं तो रिमूव आप कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी, सिर्फ इंक्वायरी और 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर एग्री कर देते हैं तो आप इनको रिक्वायर कर सकते हो। अब इनका जुरिस्डिक्शन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने ध्यान से देखा कि इनके जुरिस्डिक्शन में कौन कौन आता है तो मुझे पता लगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, MP भी आते हैं, मिनिस्टर्स भी आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी आते हैं, ग्रुप ABCD के ऑफिसर्स आते हैं, सोसाइटी, ट्रस्ट और बॉडी आती हैं जिनको फॉरेन फंडिंग हो रही है 10 लाख की। एंड मैं शॉक हो गई कि इसमें प्रेसिडेंट नहीं आता है, इसमें CGI नहीं आते हैं, जजेस नहीं आते हैं। भाई उनको कौन डील करेगा, ये भी तो केस है ना। तो ये अच्छा था, ठीक है। अब आप दूसरे एक्ट की तरफ चलते हो जो बात करता है डिलिमिटेशन कमीशन। हम लोग पहले पढ़ कर आए हैं, आर्टिकल 82 की बात जो करता है, 4 बार अब तक ये बैठ चुका है। ये क्या करता है? डिवीज़न ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज और द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये मैंने NCERT की बुक में पढ़ा था क्लास 12th में, तो आप ध्यान, क्लास 12th की बुक में पढ़ा था आज ही, तो ध्यान रखना आप लोग भी, ठीक है। डिसीजन इनका फाइनल होता है एंड कोई भी मॉडिफिकेशन लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं कर सकती। इसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ED के बारे में। भाई ये तो बहुत फेमस टॉपिक चल रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ED ने पकड़ लिया है। तो ED कौन है, जानते हैं इनके बारे में। ED आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट होते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, जो बना था 1952 में। ये FEMA, PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और FEOA ये वाला एक्ट, इन सब एक्ट को ही डील करते हैं। एसेट्स को सीज कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ़ाइन लगा सकते हैं और समन्स करा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं आपके CBI के बारे में। मैं इसकी ही बात कर रही थी आपसे कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होती। दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट फोर्स 1963 से बना था ये के संथानम कमेटी के अंडर रिकमेंडेशन से, एंड पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता था, फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में ट्रांसफ़र हो गया। 2 साल का टर्म होता है इनका। ये एंटी करप्शन केसेस को डील करते हैं जो पब्लिक सर्वेंट्स या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते हैं। इनको सुपरवाइज करती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्यू मोटो जा सकते हैं किसी भी यूनियन टेरिटरी में कोई केस को लड़ने के लिए, बट अगर इनको स्टेट में जाना है ना तो इनको स्पेसिफिक कंसेंट चाहिए होती है। स्पेसिफिक कंसेंट क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट से परमिशन लेती है कि क्या आपके स्टेट में CBI काम कर सकते हैं, और इफ़ वो अलाउ करते हैं केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो आपको पुलिस पर्सोनल की ज़रूरत नहीं होती। सॉरी, इफ़ आपको वो अलाउ करते तो आपको पुलिस पर्सनल दिए जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं दिए जाते। बट कोई कंसेंट नहीं चाहिए होती इफ़ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं तो। जनरल कंसेंट खुद से मिल जाती है, वो सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्टेट पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर लिखी हुई है। अगर किसी पर्सन को रेड हैंडेड पकड़ा गया है, किसी पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब लेते हुए, तो आपको कंसेंट की ज़रूरत नहीं है भाई, आप स्टेट में घुसो और उस पर डील करोगे इसको, ठीक है। तो CBI बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड CBI के साथ आपने CVC थोड़ा समझ लिया होगा। अब आप पॉलिटी की बुक में जाना, CBI और CVC को फिर से रिवाइज़ करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आप पढ़ोगे नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बारे में, जो सबसे लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, दैट इज़ द यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन। NCC एक्ट आया था 1948 में, जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में उनको ट्रेनिंग देता है कैडेट्स को, ठीक है। एंड इसको रिकमेंड किया गया था HN कुंजरा कमेटी ने। ये ट्राई सर्विसेज के लिए होता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए, एंड इनके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में हैं।
ये वॉलेंट्री होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें ऐड ही होना है एनसीसी में। एंड इसमें 3 टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। इफ़ आप देखो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे केसेस में हेल्प करता है। जो बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं वो एनसीसी की ट्रेनिंग लेते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड हमारी पॉलिटी PT 365 ख़त्म हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स की। एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ कमेंट एंड लाइक द सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।